बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नए दिन का आगाज कर चुके हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। जनाब, उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज अच्छा होगा। अच्छा नहीं भी हुआ तो हम आ चुके हैं 9 से 11 बजे तक आपका और हमारे साथ रहने वाला है। और आपको पता है कि हमारे शो में हर तरह की गुफ्तगू होती है, चाहे वो पॉलिटिकल है, मौसम के हवाले से। मौसम से याद आया है कि महकमा मौसमियात बता रहा है कि मौसम में कुछ चेंजेस आ रही हैं। सो आप अगर बारिश एंजॉय करना चाहते हैं तो तैयार है। 30% चांसेस है। मेरा फोन बता, शानदार तब्दीलियां आ रही हैं। खैर, आपका फोन ये सही बता रहा है चूंकि, और ये सिर्फ किसी एक हिस्से में नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ये तब्दीली आने वाली है। इस पर हम इन डिटेल्स भी बात करेंगे। सो ये कहने का मतलब ये है कि आपने वीक के अंदर, अगर वैसे वीक के अंदर प्लान्स नॉर्मली होते नहीं हैं, लेकिन अगर हैं तो उसको मौसम की तब्दीली के मुताबिक प्लान कीजिएगा। विद दैट, कल बहुत एक पावर पैक किस्म का मैच हुआ और इस मैच के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ PSL, लेकिन अब मजमूई तौर पे अगर बात करें तो इट वाज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। लोगों ने, देखने वालों ने बहुत एंजॉय किया। हेडलाइन बता दूं, शाहीन की मेहनत पर सुपर ओवर में पानी फिर गया। कल मतलब मैं परेशान हो रही थी, इस PSL में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली विकेट्स ले रहे हैं, जिसपे आजम खान भी परेशान हो रही है, पूरी टीम परेशान हो रही है। और कल शाहीन शाह अफरीदी साहब ने जो हल कर दिया, मतलब वाकई कि इस PSL में, इस लीग में कुछ भी हो सकता है, और ये कल प्रूव किया। और जिस रफ्तार से उन्होंने चौके छिक्के लगाए, मतलब कमाल, बहुत बेहतरीन और बहुत जबरदस्त ये मैच लोगों को देखने को मिला। खैर, अब जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन जो लीग मैचेस है वो खत्म हो चुके हैं और अब प्ले ऑफ्स का सिलसिला है। और प्ले ऑफ्स के अंदर कौन सी टीम्स आगे जाती हैं, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स नजर आती हैं। सो लगता है ऐसे कि ये दोनों टीम्स फाइनल्स में जाएंगी, लेकिन देखना होगा कि क्या सूरत हाल सामने आती है। विद दैट वी हैव अ लॉट टू शेयर। सियासी माहौल भी गर्म है और इस वक्त जो तमाम नजरें हैं वो हम ख्याल ग्रुप के ऊपर हैं कि उनका ख्याल क्या हुकूमती ख्याल से मिल पाएगा या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। हम ख्याल हो पाएंगे या नहीं। वी हैव अ लॉट टू शेयर। पहले घंटे के अंदर क्या है आपके लिए हमारे पास, लेट्स वॉच द हेडलाइंस। हुकूमत की तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर, तहरीक अदम एतमाद पर काम मुकम्मल होने के दावे। ओपोजिशन क़यादत के दरमियान फैसला कुन मुलाकातें जारी। आज शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में अहम मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म का एतमाद आसमान पर, सियासी हलचल पर हुकूमती अराकीन के लिए ऑल इज वेल का पैगाम। ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा, तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। PSL के लीग मैचेस मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फैसला कुन मरहले में पहुंच गए। प्ले ऑफ कल 23 फरवरी से शुरू होगा। स्टार्टअप बिजनेस का पाकिस्तान में बढ़ता रुझान, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। कारोबार की सरमायाकारी और तकनीकी मुआवनत कहां से और कैसे हासिल करें। और होशियार, खबरदार, मौसम अचानक से कर लेने को तैयार। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अभी बहुत कुछ है जो हमने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। जोड़ तोड़ उरूज पर, सियासी माहौल गर्म। तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल देने के लिए इस वक्त जो अपोजिशन कायदीन हैं उनकी फैसला कुन मुलाकातें शुरू हो गई हैं। ये सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। मुसलसल हम इस पर बात भी कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक आम मुलाकात आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुई। वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे, साथ डिनर किया, तबादला ख्याल भी किया। तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर भी तबादला ख्याल किया। और आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बिलावल हाउस जाएंगे, यानी कि पहले वो आएंगे फिर ये जाएंगे। कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आइंदा 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया गया है। अपने अराकीन असम्बली को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम जितने भी अराकीन असम्बली हैं उनको फौरी तौर पर वापस भी बुला लिया गया है। उधर वज़ीर आज़म भी मुतहरिक हो गए हैं और दोबारा से क्रिकेटिंग मेमोरीज अपनी पॉलिटिकल जर्नी के अंदर लाना शुरू हो गए हैं। कल से वैसे तो 2 रोज़ा उनका दौरा है रूस का, जहाँ पे वो जा रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ कुछ सीनियर रहनुमाओं और तर्जुमानों के साथ सर जोड़कर वज़ीर आज़म बैठे, शुरका को पैगाम दिया कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। और वेस्ट इंडियन कल मैच की भी उन्होंने एग्जांपल दी, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच होता था कि मैं प्लेयर्स को कहता था आपने घबराना नहीं, और अब मैं अपने हुकूमती साथियों को कहता हूं। और साथ-साथ उन्होंने कल ऑपोजिशन को भी मुखातिब करके कहा कि आप उनको साथ चैलेंज किया कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना, तहरीक अदम एतमाद ला कर दिखाएं।
तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी में जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बताएं तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। वो गवर्नमेंट की और अपोजिशन के लिए एक हॉट केक बना हुआ है, जबकि पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान खुफिया मुलाकातों की तस्दीक करते हुए जहांगीर तरीन साहब को कई मशवरे भी दे दिए और कहा कि शहबाज शरीफ पर कभी भरोसा नहीं करना, आपको कभी भी उनसे जो कह लेना और आले शरीफ से कभी खैर नहीं मिल सकती और अपोजिशन की तरीके अदम एतमाद नहीं आएगी। हालात और वाकयात को देखकर फैसला करेंगे। ये कल की कुछ डेवलपमेंट। जी, हमारे साथ राजा रियाज साहब मौजूद है, मेंबर असेंबली हैं फैसलाबाद से, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, पीटीआई हम ख्याल से उनका ताल्लुक है, उनसे जरा बात करते हैं। राजा साहब सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपकी जो अहमियत है, आपके इस ग्रुप की जो अहमियत है वो शायद इत्तेहादियों से भी ज्यादा है यकीनी तौर पर, क्योंकि इत्तेहादी तो जारी बात है अलग अलग जमातें हैं, आप उसी जमात का हिस्सा हैं जिससे कुछ आपके ख्यालात नहीं मिलते कुछ मामलात के ऊपर। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अब तक जो मुशावरत हुई है, वी नो कि आप इसको अभी मीडिया के सामने नहीं रखेंगे, लेकिन आपकी मुशावरत किन उमूर पे हो रही है? क्या आप बिल्कुल खुश हैं हुकूमत से कि ठीक है जैसी है अपनी है हुकूमत तो है, या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ नुकात हैं जिस पे आप बैठ के गौर व फिक्र करते हैं जब मिलते हैं? तो इस तरह आप जानते हैं कि मेरा तल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है और हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमने जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है उस पर एक तफसीली गुफ्तगू भी की और तफसील से तमाम हालात का जायजा लिया और उसमें कोई फैसला नहीं किया, बल्कि हमने इसको पेंडिंग कर दिया था कि जब तक तरीके अदम एतमाद वफाक में या सूबे में नहीं आती उस वक्त तक हमारा ग्रुप कोई फैसला नहीं करेगा। तो जैसे ही कहीं तरीके अदम एतमाद आएगी, वफाक में आए या सूबे में, तो हमारा इजलास में हम फैसला करेंगे कि हमने आइंदा का क्या लाएमल अख्तियार करना है। अभी तक हमने अपने आप को बिल्कुल फ्री रखा हुआ है और हमारे पास हमारे कार्ड्स जो है हमारे पास हैं। इजी फील कर रहे हैं आप? वक्त आने पर हम अपने कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वक्त आने पर अपने कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान जो खुफिया मुलाकात है उसकी तस्दीक की है और साथ साथ उन्होंने कहा जी मखदूम अहमद महमूद साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। क्या कहेंगे इस दावे के हवाले से आप? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक कोई इस तरह की मुलाकात हुई है, क्योंकि अगर ये मुलाकात होती तो जहांगीर तरीन साहब हमें जरूरत बाद में लेते और उसके बाद मुलाकात करते, लेकिन हमने उन्हें पूरा इख्तियार दिया था पिछले इजलास में कि आप किसी को भी मिल सकते हैं और किसी के साथ भी कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि इस तरह की कोई मीटिंग हुई भी हो, ये मैं नहीं कह सकता 100% नहीं हुई, लेकिन अगर हुई होती तो वो इसके बाद जरूर हमें एतमाद में लेते। और आप समेत हम ख्याल ग्रुप के किसी मेंबर को नहीं पता इसी मुलाकात का, आप ये कह रहे हैं? हम मेरे समेत किसी को अभी तक इस मुलाकात के बारे में कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इन केस अगर इस किस्म की कोई मुलाकात हुई है और आपके इल्म में नहीं है, उसके बावजूद अगर जहांगीर तरीन ये फैसला करते हैं कि वो ऑपोजिशन कैंप को ज्वाइन करें, तो आप सब उनके पीछे खड़े हैं? आप में कोई तकसीम नहीं है, नजरियाती कोई इख्तलाफ नहीं है आपका? नहीं, हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम तमाम ने उस दिन जिस दिन हमारी मीटिंग हुई थी उस दिन पूरे ग्रुप ने उनको मुकम्मल अख्तियार दिया था कि वो जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले पर अमल करेंगे। अच्छा, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि मैं जहांगीर तरीन को जानता हूं, वो कभी ओपोजिशन का साथ नहीं देंगे। आप भी जहांगीर तरीन को जानते हैं, क्या वो कभी ओपोजिशन का साथ नहीं देंगे? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि हमारा ग्रुप क्या फैसला करता है। वैसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं जहांगीर तरीन साहब को या फवाद चौधरी साहब बेहतर जानते हैं? ये वैसे ही गैर सियासी सा एक सवाल है। ये तो फवाद चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं। आप भी बेहतर बता सकते हैं। आप साथ ही इतना बड़ा स्टैंड लिया आपने उनके हक में। मैं तो समझता हूँ कि एक मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं और मुकम्मल मुझे उन पे एतमाद है, वो मेरे पे एतमाद करते हैं और हमारा। वैसे आखिर में राय साहब चले, ये तो आपका सियासी फैसला है, जिस तरफ भी जाए हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आपने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, आप तहरीक इंसाफ में आए, MNA बने, हल्के में भी जाते होंगे, मुतमईन है? ठीक चल रही है हुकूमत सियासी तौर पर भी, अवामी तौर पर भी? देखिए, हम आम मुतमिन नहीं है तो मैं कैसे मुतमिन हो सकता हूँ? महंगाई इतनी है, लाकानूनियत है, रिश्वत है, कोई चीज बेहतरी की तरफ नहीं गई, हर चीज जो है वो खराबी की तरफ जा रही है। हमने खान साहब से बारहा अपील की है कि आप अपने मशीरों को बदलें, अनइलेक्टेड लोग जो है इनको बाहर निकालें और इलेक्टेड लोगों को अंदर बिठा के
इनसे मुशावरत करे, जो जिनके अवाम की नब्ज पर जिन लोगों का हाथ है उनकी बात सुनी। सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमने 12 खान साहब से ये सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया राजा कि आपने इस टॉपिक के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हम मुकम्मल तौर पर जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं और किसी सूरत भी हम और जहांगीर तरीन किसके साथ खड़े हैं ये भी नहीं पता उनको नहीं पता। चले जनाब, अब बात कर लेते हैं कुछ तरीके अदम एतमाद की। कब आएगी, किसको टारगेट किया जाएगा, क्या इस तब्दीली का आगाज पंजाब से होगा, वफाक से होगा, और अगर कामयाब हो जाती है तरीके अदम एतमाद तो इसकी जो कह लें हिकमत अमलिया स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाई जाएगी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब कि आपने सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद आएगी, और आखिरी हफ्ता तो शुरू हो गया है लेकिन अभी तक तो सिर्फ मुलाकातें और दावतें हमें नजर आ रही हैं। तो कैसे नंबर पूरे होंगे, कब आएगी ये तहरीक अदम एतमाद जिसका इतना शोर मचा हुआ है? जहाँ तक राब्ते का तल्लक है वो तो 2 माह से जारी थे और नंबर भी पूरे हैं, मगर इस दौरान जो फ़ोन कॉल का ज़िक्र आपने सुना है कल भी, अगर इस तरह के दबाव या कॉलें आएंगी तो फिर हम बिफोर टाइम बता रहे हैं कि इससे आईनी रास्ते आप बंद कर देंगे और कौम के सामने कोई शख्स, कोई ऐसा पसंदीदा या नापसंदीदा हुकूमत का कोई बंदा हो या कोई ताकतवर हलकों में से कोई बंदा हो तो वो करेगा, तो इससे रियासती अदारों के अंदर भी और आवाम के अंदर फासले बढ़ेंगे, जिससे नुकसान अदारों को और पाकिस्तान को पहुंचने का अंदेशा है। मियां साहब, आप लोग तो मीडिया पे आके ऐसे बयान देते हैं जिससे लगता है कि कल आ जानी है तहरीक अदम एतमाद, नंबर पूरे हो गए, लेकिन वजीर आजम तो उनकी तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उस 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह, इज ऑल गुड, और अभी भी वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर है आप में दम तो ला के दिखाएं तहरीक अदम एतमाद। तो चैलेंज कबूल करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखें, वज़ीर आज़म साहब को शायद ये इल्म है और इसी गलतफहमी में वो अभी तक चले आ रहे हैं कि लाने वाले शायद बचा लें, मगर जो बात वो कहते थे उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में वो कह के बता दी, और दरअसल वो जो कह रहे थे कि मैं खौफनाक हो जाऊंगा, ख़तरनाक हो जाऊंगा, वो अपोजिशन के लिए ख़तरनाक नहीं थे, हमारे लिए ख़तरनाक नहीं थे, वो ख़तरनाक उनके लिए थे जिनको जो लेकर आए थे उनको सुना रहे थे। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ब्लैक मेलिंग से कितना और वक्त वो गुजार सकते हैं, ये चंद दिनों की बात है। अदम एतमाद भी आएगी और PTI के जो 50% जो अरकान असेंबली हैं वो वोट देंगे अदम एतमाद के हक में, और इससे जान छुड़ाने के लिए और कौम के सामने सुरखरू होने के लिए 50% वोट भी देंगे। ठीक हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो नया प्राइम मिनिस्टर करने का हक जो है नून लीग का है। क्या बिलावल के ये जो अगर मगर से मतलब लिया जाए कि ऑपोजिशन अभी भी जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी कामयाबी से मुतल्लिक कुछ कंफ्यूज्ड है, इतनी पुरुमीद नहीं है, और अगर है तो आगे कोई इंटरिम सेटअप चाहते हैं आप लोग? देखें, जहाँ तक मुस्लिम लीग का तल्लक है तो हम तो किसी तौर पर भी इंटरिम सेटअप के लिए आने को तैयार नहीं हैं। और दूसरा, मैं बिल्कुल वाज़ह कर दूँ कि पाकिस्तानी कौम का एतमाद जो है वो नए इंतखाबात से ही बहाल हो सकता है, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का कहना है तो पहला फेज़ हम मुकम्मल कर लें, सारी मैच्योर लीडरशिप है, तजर्बाकार लीडरशिप है, उसका भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अच्छा, इन केस अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर ये ज़्यादा खीर कौन खाएगा, किसके हिस्से में आएगी, या शेरवानी किसके साइज़ की बन रही है? वज़ारत उज़्मा का नया उम्मीदवार हम अगर पूछें काफ लीग से होगा, तरीन ग्रुप से होगा, मुस्लिम लीग नून से, या पीपल्स पार्टी से? ये फैसला जो अपोजिशन की लीडरशिप है वो करेगी, मगर ये आपको बता दें कि अब दिनों की बात है, अच्छा, हफ्तों की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ नून लीग में भी इस हवाले से 2 बयानियां सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की जो कामयाबी है उसकी सूरत में असम्बलियाँ टूट जाएंगी, फौरी तौर पर नया इलेक्शन होगा, जबकि दूसरी जानिब ये बयानिया है कि नया वजीर आजम आएगा। अब आप इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करें कि नया प्राइम मिनिस्टर आएगा या फौरी इलेक्शन होगा?
देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बयानिए इस हवाले से बिल्कुल नहीं है। हम बड़े वाज़िया और हैं और हम समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि कौम को एतमाद में लिया जाए और कौम का एतमाद उसी सूरत आपको हासिल होगा जब आप फ्रेश मैंडेट लेंगे। अब रही बात, ये तो है मुस्लिम लीग नून की राय, अब दीगर जमातें क्या कहती हैं ये मिल बैठकर लीडरशिप जो है वो फैसला कर लेगी। अच्छा मियां साहब, एक जानिब तो आप वो अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है सराइके में घिन मजे तब्दीली दे, वो एक तरह तो आवाम को ही कहते हैं कि तब्दीली के मजे में बड़ा शौक था आपको, दूसरी जानिब आप कहते हैं नहीं जी अवामी मुश्किलात कम है, एहसास है, हम हुकूमत को घर भेज देंगे। तो लगता है कि ये दोहरा मेयार है, दो बयानियां हैं, तो असल बयानिया कौन सा है? आप चाहते हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे या फिर आप चाहते हैं कि नहीं इन्हें घर भेज दिया जाए? नहीं, ये जो बात आप करते हैं ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मज़ा तो उनको आ रहा है जो लेकर आए थे, ये अवाम ने तो मुंतखब किया नहीं था और 74 सालों में शायद ये मज़ा किसी और ने नहीं लिया जो इन 4 सालों में मज़ा आ गया है। मगर आज अगर आवाम की आप आवाज़ नहीं बनेंगे, जो चीखें निकल रही हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, पाकिस्तान की मईशत की तबाह हाली से, तो इसकी अगर अपोजिशन आवाज़ नहीं बनेगी तो कल किस मुंह से जाएगी आवाम के पास? ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में अक्सर आता है, और नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक सवाल यहाँ पे मेरे जहन में ये भी आता है कि जिस पेट्रोल की कीमत पे इस वक्त अपोजिशन सियासत कर रही है कि देखें 160 रुपए का हो गया, वो तो अपोजिशन भी बाहर से खरीद के लाएगी, तो आपके आने के बाद कहाँ से 60 रुपए का हो जाएगा? ये ऐसे ही रहेगा। आवाम भी अवेयर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपोजिशन के साथ ना जाएं या हुकूमत के साथ ना जाएं, कहने का मतलब ये है कि सियासी मंजन है, हर कोई बेचते हैं अपने अपने वक्त के ऊपर, पहले तहरीक इंसाफ बेचती रही, अब PMLN और पीपल्स पार्टी बेच रही है, ये ऐसे ही है। खैर ये हम बात करते रहेंगे। हाँ शुक्रिया हमने कर दिया जी। किसका दोबारा मियां साहब का शुक्रिया, दोबारा शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आगे बढ़ते हैं और अब हमने बात करनी है कुछ PSL के हवाले से, वंस अगेन बिकॉज थ्रिल इज देयर, और प्ले ऑफ्स का मरहला शुरू होने वाला है और प्ले ऑफ्स की जानिब हमारी इस वक्त सारी नजरें, और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में खास तौर पर अब जो मेरी फेवरेट टीम है, अब अर्मला इस बात पे माइंड करेंगी, लाहौर कलंदर्स होती जा रही है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो रही है, लेकिन विद दैट सीरियसली कंसर्न होने की जरूरत है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मुझे तो कम से कम अच्छी नहीं लगी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कुछ स्टार्टअप्स के हवाले से। आपको बताएं कि दुनिया की तरह पाकिस्तान भी जब कोविड से शदीद मुतासिर हुआ तो हजारों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे और बेरोजगार हो गए। ऐसे में जो सबसे ज्यादा हमने एक ट्रेंड देखा वो नजर आया स्टार्टअप्स का। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की अगर हम फंडिंग की बात करें तो गुज़िश्ता साल $300 मिलियन से जायद रही और सबसे ज्यादा सरमाया जो था वो हेल्थ और टेक इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में हुई और साथ साथ उन्होंने पैसे भी कमाए। पाकिस्तान की 64% आबादी की अगर हम बात करें तो वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और अगर एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 10,000 से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो कंप्यूटर ग्रेजुएशन करते हैं, जो बेरोजगारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बिजनेस प्लान्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो इन्वेस्टमेंट या सरमाया नहीं होता। गैर मुल्की कंपनी से वो किस तरह से सरमाया हासिल कर सकते हैं, मुल्की इकॉनमी अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, तरीका क्या है, जो लोग बिजनेस जिन्होंने स्टार्टअप किया वो उन्होंने इसमें सेल कैसे किया और जो खुदा ना खास्ता इसमें कहीं ना कहीं उनको एक धचका लगा तो उसके पीछे क्या वजह थी कि जो उनको नुकसान हुआ, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो इसी सारे इस मामले के ऊपर, इस मौजू के ऊपर हमने बात करने के लिए एक बड़ी मौजू शख्सियत है, उनको हमने इन्वाइट किया। हमारे साथ अर्जिश आजम मौजूद हैं जो कि CEO हैं इजाद लैब्स के, एक खुद भी उन्होंने ओबियसली कामयाब स्टार्टअप चला रहे हैं। विद दैट ही इज़ इन अ पोजीशन जो कि हमें गाइड कर सकते हैं और खासतौर पर जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे स्टार्टअप्स पे काम कर सकते हैं। अर्जिश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको वेलकम भी इनफैक्ट करते हैं एक्सप्रेसो, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, या फिर जो आम आदमी है जिसका इतना वास्ता नहीं है वो स्टार्टअप्स के ऊपर कैसे काम करे, वो डिफरेंस कैसे करे एक स्टार्टअप के बीच में और एक कन्वेंशनल बिजनेस टाइप के बीच में? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। आपने बिल्कुल सही बात की कि स्टार्टअप्स जो हैं वो कोविड में बड़ा उन्होंने ग्रो किया, और स्पेशली आई थिंक पाकिस्तान में जो कि पहले शायद स्टार्टअप के लिए ग्लोबली इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं थी, जितना बहुत से और मुल्कों में बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन अब वो बन गई है। पिछले साल में को $370 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी स्टार्टअप ने रेज की है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। उससे पहले पूरे 5 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, तो ये कोई सरप्राइजिंग लेवल की ग्रोथ इसमें हो रही है और इसी वजह से इसमें यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत मौजूद है। तो जो बेसिक डिफरेंस स्टार्टअप में या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में है वो एसेंशियली ग्रोथ का है।
अगर आप एक रेस्टोरेंट बना लें या एक बार्बर शॉप बना लें तो आपको एक एरिया या पूरा शहर कवर करने के लिए ऐसी कुछ 100,000 1,00,000 दुकानें चाहिए होंगी अगर आप कराची में। बिल्कुल। लेकिन एक आप ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर बना लें, दराज है, बुकिंग है, बहुत से और एग्जांपल्स हैं, amazon.com है, तो वो एक वेबसाइट ही जो है वो इतना ग्रो कर जाती है कि पूरे मुल्क को या पूरी दुनिया को वो सर्व करती है। True that. तो ये जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन अ स्टार्टअप इन अ बिजनेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने अपने इंट्रो में भी कहा अजीज साहब जी कि जिस तरह से हम अपने आबादी को देखते हैं, नौजवान है, बहुत सारे 64% आबादी का हिस्सा है, हर साल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर दे एक्सेल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो स्टार्टअप या आइडियाज़ की बात सोचते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है उनके लिए इन्वेस्टमेंट या फंड्स का होता है, और उनको अरेंज करना और उनके लिए कोई सरमायाकार जो उनको विलिंगनेस शो करे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये जो फाइनेंसेस हैं इनको अरेंज करना एक स्टार्टअप के लिए किस तरह से गाइड कर सकते हैं आप? जी, तो बिल्कुल आपकी सही बात है। आप एक स्टार्टअप, आपके पास आइडिया है, आप में स्टार्ट करें तो आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस होते हैं, लेकिन फिर कोई इन्वेस्टर आपको चाहिए होता है। लकीली अब ये कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वीसीज हैं, जिन्हें हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान में लोकली भी बहुत से मेजर ग्रुप्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टार्टअप। लेकिन ये कि बहुत से इंटरनेशनल फॉरेन एंटिटीज हैं जो अब आके पाकिस्तानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ही बहुत से प्रोग्राम्स मौजूद हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह ऑलमोस्ट हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इंक्यूबेटर्स हैं 5 कैपिटल में पाकिस्तान के, सारी यूनिवर्सिटियों में अब टेक इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं। तो उनका मकसद ये है कि जब आप शुरू करें और आप अगर इन्वेस्टमेंट के काबिल अगर नहीं हुए तो आपको सपोर्ट तो फिर भी चाहिए, तो आप इन इदारों में जाते हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, आप अप्लाई करते हैं। और अब क्योंकि वो इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं तो आप जहां भी हो आपको किसी न किसी इंक्यूबेटर में स्पेस, मेंटरशिप, सपोर्ट और वो एक्सपर्टीज जो आपको चाहिए अपना बिजनेस इनिशियली सेटअप करने के लिए वो मिल जाएगी। और फिर यही इंक्यूबेटर जो है आपकी मदद भी कर देते हैं उन सारे इन्वेस्टर से कनेक्ट करने में जिन्होंने ऑलरेडी सिमिलर स्टार्टअप को या सिमिलर बिजनेसेस को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जब आपने एक स्टार्टअप कर लिया, आपको फाइनेंसेस मिल गए, तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि जब अगर आपने अपने लिमिटेड फाइनेंसेस के साथ किया है या आपने किसी इन्वेस्टर के साथ किया है तो आपका स्टार्टअप जो है वो आगे जाके कामयाब हो, उसमें जो सक्सेस रेशो है वो बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आते तो बहुत बूम के साथ हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लेटर जब स्टेज पे जाते हैं तो उनमें एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर उनमें नहीं रहता। सो एक स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक इंसान को माइंड पे रखनी चाहिए? एक तो आपने पहले वाले जवाब में भी एक्सप्लेन की, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे इसको मजीद आप एलैबोरेट करें। जी, आई थिंक कुछ बड़े की फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी टीम है कि जब आप कोई भी चीज लेकर चलते हैं तो किन लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, आपकी टीम का पार्ट कौन है, क्या वो भी उस प्रॉब्लम के बारे में, उस आइडिया के बारे में उतने ही पैशनेट है। आई थिंक सबसे बड़ा जो रीजन फेलियर का है दुनिया में वो टीम का, ये टीम्स टूट जाती हैं, नहीं मिलती हैं, उनके आइडियाज नहीं मिलते, डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह पहले बताया वो बिजनेस मॉडल है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी कंपनी बना रहे हैं, क्या कस्टमर उसके लिए पे करना चाहता है? तो वैसे तो बहुत आसान है, आपके यहाँ एक फ्री सर्विस आ जाए सारे साइन अप करने को, लेकिन जब आप चार्ज करना शुरू करेंगे तब आपको पता लगता है कि क्या एक्चुअल में भी लोग इसका पे करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो एक्सपीरियंस है, जो मेंटरशिप है, आई थिंक वो बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, बड़ी एक न्यू टेरिटरी होती है, आपको भी नहीं आइडिया, अक्सर ये सोल्यूशंस जो हैं वो यूनिक भी होते हैं, तो उसकी सिमिलर एग्जांपल्स भी नहीं है। तो फिर अगर आप उन एंटरप्रेन्योर से मेंटरशिप एडवाइस लें जिन्होंने पहले स्टार्टअप बिल्ड किए हों, क्योंकि वो उसी तरह की जर्नी से गुजर चुके हैं, वो आपको कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं, कुछ गाइडेंस साथ साथ देते हैं जिससे कि आपके सक्सेस रेट डेफिनेटली ज्यादा है। ओके, अर्ज इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुकूमती पॉलिसीज का भी है। हमें लगता है कि जब तक हुकूमत किसी सर्टन प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ नहीं रखती या उसको इनकरेज नहीं करती, उस कल्चर को नहीं लेके आती, जैसे रिसेंटली एक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम इमरान खान साहब ने शुरू की तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वेव चली और लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए और सब सूबों ने लगाने शुरू किए, कल्चर बना और अच्छा कल्चर है। इसी तरह ये स्टार्टअप्स का कल्चर भी जब तक इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं होती या हो सकती, तो उस वक्त तक मुझे लगता है कि शायद इतना ग्रो ना करे जितनी इसके अंदर पोटेंशियल है। इस पर आपका क्या ख्याल है? हुकूमती पॉलिसी, हुकूमती सरपरस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए?
जी, तो क्योंकि मैं अपने एक रोल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवाइस भी करता हूँ कि स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी पे किस तरह हुकूमत ज्यादा बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं, और अब एक नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी जिसका सारा थीसिस ये है कि किस तरह जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो एक कल्चर है, उसको ग्रो किया जाए, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके करना है या लोकल इंक्यूबेटर्स बनाने हैं, फंड बनाने या ट्रेनिंग पे काम करना है। लेकिन एक आई थिंक पिछले कई सालों से हुकूमत ने बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, ना सिर्फ फेडरल के लेवल पे बट आल्सो प्रोविंशियल हुकूमतों ने भी बहुत से इनिशिएटिव्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर्स, ये सारा सेटअप किया, जिसमें कि इस टाइम पे हुकूमत की तरफ से एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट मौजूद है स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है। और इन दी एंड हमें ये भी मालूम पड़ा है कि मार्च के अंदर देयर इज अ कॉन्फ्रेंस हैपनिंग विद द टाइटल फ्यूचर फेस्ट, जिसमें इसी किस्म का जो स्टार्टअप का रुझान है उसको फोकस किया जा रहा है। थोड़ा इस हवाले से हमें भी बताइए, और ऐसे इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इस स्टार्टअप कल्चर के को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा इसकी तरवीज के लिए आम लोगों के अंदर। जी बिल्कुल। तो हम मार्च 25, 26, 27 को इस्लामाबाद में फ्यूचर फेस्ट 2022 के नाम से एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो कर रहे हैं। इसमें कुछ 300 से ज्यादा स्पीकर्स आएंगे पूरे पाकिस्तान से, बल्कि 50 स्पीकर्स इंटरनेशनली आ रहे हैं। और से ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनकी हमने बात की, ये फिजिकली पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रैवल करके इस इवेंट के लिए और पाकिस्तानी स्टार्टअप से मिलने। इसके साथ साथ कुछ 30,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट को अटेंड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेज। और हम बिल्कुल, और 3 कॉन्फ्रेंसेस जो है हम इन पैरेलल करें। हम ई कॉमर्स की बात करेंगे, स्टार्टअप्स की, फंड रेजिंग की, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, फ्रीलांसिंग की, और जितने भी आजकल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सारों पे इसमें गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत की बड़ी मेजर सपोर्ट है। इनफैक्ट एक्सपर्ट ग्रुप इज आवर ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। और हमारा मकसद ये कि ऐसे इवेंट्स इंटरनेशनली तो बहुत होते हैं जहां पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं, लेकिन कितने ही लोग ट्रैवल कर सकते होंगे। हम 220 मिलियन की पॉपुलेशन में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो लोग लोकली लीडर्स हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी या फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे स्टेज पर आए। और इसके साथ साथ ही ये कुछ 50 जो इंटरनेशनल स्पीकर आ रहे हैं, ये आए और अपना नॉलेज भी शेयर करें और हमारी यूथ से कनेक्ट भी करें, क्योंकि हम 30,000 लोग बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजते। उसका हल यही है कि हम बाहर के लोगों को पाकिस्तान में बुलाएं, और इस इवेंट में हम एग्जैक्टली यही करें। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अर्जिश आजम साहब, बहुत शुक्रिया। CEO इजाद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के रुझान के बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे, और किस तरह से नौजवानों को स्टार्टअप लेने के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए वो भी अर्जिश साहब ने हमें बताई। इसके साथ जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, जो कि आज मौसम ने ली है अंगड़ाई, और अलग सुबह जब मौसम की कोई सूरत हाल हमने देखी तो हमें बड़ा अच्छा भी लगा। खैर, महकमा मौसमियात या मौसमियात के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस जो कराची है यहाँ पे मामूल से तेज़ हवाएं चलेंगी। आज जनूब मगरब से हवाएं 32 से 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, और ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है ये मुल्क से 24 फरवरी तक रुखसत हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मौसम में तब्दीली जरूर आएगी। कराची में भी कई मकामात पर बिलबोर्ड्स वगैरह में जब हवाएं चलती हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया जाता है कि आप लोग इन जगहों से एहतियात करें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या होने वाली है, लाहौर में किस तरह की होगी, कराची में क्या सिचुएशन होगी, इसी पे बात करेंगे। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद करेंगे। शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। मौसम के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगी और बारिश का इम्कान है, तो आज से किन शहरों में बारिश का इम्कान है और ये स्पेल किस तरह से है, इस हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। ये गुज़श्ता रात भी हो चुकी है बारिश KP के काफ़ी इलाकों में, पाराचनार और चित्राल, मालम जबा, सवात के इलाकों में, और इसी तरह से पंजाब के भी ऊपर जो खिता पुटवार ख़ासकर अटक वटक साइड पे भी बारिश हुई है हल्की, और KP और कश्मीर में और बलूचिस्तान के भी शुमाली हिस्सों में पेशीन, चमन और जो सिमुलिका इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश हुई है। तो ये सिलसिला पंजाब में यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर उसमें आपके फैसलाबाद, लाहौर में भी आज रात में हल्की बारिश का इम्कान है, और बाकी फिर ऊपर सियालकोट, नारोवाल, झेलम और मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और KP के बेशतर इलाकों में और इस्लामाबाद से ऊपर सभी जगहों में अच्छी तेज़ बारिश है।
गिलगित बल्तिस्तान में भी और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्की है इससे। सरदार साहब, खतरनाक भी है ये बारिश, जो अच्छी तेज बारिश है? नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पे कुछ तेज स्पेल्स थोड़ी देर के लिए जैसे होता है, तो खासकर जो हिली एरियाज होते हैं, जैसे केपी के शुमाली इलाके हैं, कागान नारायण साइड हो गई, इधर आपकी मरी साइड हो गई, तो यहाँ पर बर्फ और गलियात खासकर वहाँ पर अच्छी बर्फबारी मुतवक्की है। तो ज़ाहिर है जब हैवी स्नोफॉल, मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल हो जाए तो कुछ देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अलबत्ता जो जैसे कश्मीर के इलाके हैं और केपी के जो कागान नारायण के इलाके और दूसरे शुमाली इलाके, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे तेज़ बारिश से फिर लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्की हो जाती है किसी किसी जगह पर। सही। तो ये जो इस वक्त बारिश हो रही है मामूल के मुताबिक है? इस वक्त ये बारिश हो जाती होती है या ये गैर मामूली है? नहीं, होती है। देखिए आपका जो विंटर सीजन है वो मार्च तक उसको हम लेते हैं ना, तो तीसरी बड़ी जो एनुअल, अगर आप देखें एनुअल रेन की, यानी उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन, तो तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्च के महीने का ही होता है। तो अभी फरवरी के आखिरी ये स्पेल है समझ लें, तो इसमें है मतलब मामूल के मुताबिक है, इतने कोई बहुत गैर मामूली नहीं। सिंध के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? ऑब्वियसली कहा जा रहा था कि सिंध के कुछ इलाकों में भी तेज़ हवाएं और इस तरह के मामलात हैं, तो क्या अपडेट्स हैं सिंध को लेकर? कराची की बात भी करें तो जी, इतनी तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा गैर मामूली नहीं है, लेकिन मामूल से कुछ तेज़ हैं, जैसे 20 से 25 नॉटिकल माइल के दरमियान, तो वही आप कह लें कि 35 से 40 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, जो दिन के औकात में खासकर 12 बजे से लेकर 3, 4, 5, 6 बजे तक ये दौरानिया होता है। इसमें जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है तो फिर ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। तो खासकर जो बलोचिस्तान के साथ लगते हैं अपर सिंध के इलाके, दादू और लाड़काना, जैकोबाद साइड, उन इलाकों में कुछ भी तेज़ हवा चल सकती है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज बहुत कि आप मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे। मौसम के साथ हमारे मूड को भी अच्छा कर रहे थे सरदार साहब। सो अच्छा मौसम एक्सपेक्टेड है और ये आखिरी बारिशें हैं इस जाती सर्दियों की, सो आप इसको ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। और मौसम अच्छा हो, साथ मौसीकी भी हो जाए, या बाज़ वक़्त गाने का मूड ही हो जाता है बंदे का इस अच्छे मौसम में। ऐसा ही मूड हमजा शहबाज साहब का भी हो गया, बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू कर दिया, और बड़ा रफ़ी साहब जैसी आवाज़ उनकी है, वैसा टोन है। हम तो कहते हैं पूरा घराना ही बड़ा सुरीला है। ज़रा वीडियो देखिए, इसमें अपने दोस्तों के हमरा शायद खाना खा रहे थे और साथ गाना गा रहे थे। तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। कमाल है, गल बद गई है। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हमजा साहब, आई मस्ट शेड, बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हैं, तो शर्माते क्यों? एक गाना वैसे फॉर्मली कर लीजिए, अच्छा है जिंदगी। इमरान खान साहब को देख के गालियां थे। हाँ, इमरान खान साहब वो मुकद्दर का सिकंदर उनके लिए थोड़ी गा रहे थे, वो तो शायद शहबाज शरीफ साहब के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए गा रहे थे। खैर, आजकल हमजा साहब सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। कल मोटरवे पे भी एक वीडियो उन्होंने बना के लगाई थी। चलिए आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं कदरे कुछ शहरों को छोड़कर, जिसमें मेनली गिलगित है, जहां पे 24% इस वक्त भी रेशो है। बाकी शहरों में काफ़ी हद तक जो रेशो है वो कम हो चुकी है, और इस वक्त कुछ पोलियो कोरोना केसेस के अंदर कमी आ रही है। टोटल जो कि टेस्ट हुए हैं वो 38,139 हुए हैं, जबकि पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 961 हैं। लास्ट 24 आवर्स में 13 के करीब जो अमवात हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पॉजिटिविटी जो रेशो है वो 2.51% है। सो ओवरऑल थोड़ी सी कमी आई है देखने में, लेकिन स्टिल कोविड है। हम आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि आप एहतियात करें। ये कुछ एनसीओसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे, तो हमने आपके साथ। और चूंकि आगे रमजान मुबारक की आमद है, उसमें तरावी का एहतमाम है, गैदरिंग्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, और मजहबी लिहाज से हमारे लिए बहुत बाबरकत महीना है। ज़्यादा वक्त रह नहीं गया हुआ है, आपको ये भी साथ बता दें, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 दिन आई बिलीव तकरीबन बाकी हैं। सो एहतियात कीजिए ताकि रमज़ान हमारा आसानी से गुजरे। पिछली दफ़ा भी मेरे लिए तो खैर पिछला रमज़ान कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था अमला के लिए भी, क्योंकि हमने कोविड
कोविड हो गया था हमें, लेकिन एहतियात करें, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अच्छी खबर है, कम हो रहा है, लेकिन एहतियात से और इसमें बेहतरी हो सकती है। चलिए जनाब, चूंकि दूसरा घंटा शुरू हो चुका है, इस घंटे में भी हमारे पास बहुत कुछ होता है, तो आपको दिखाते हैं 10 बजे की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज सैर करवाएंगी पाकिस्तान में पहली बैनुल अक़वामी मयार की म्यूजिक अकेडमी, नेशनल म्यूजिक अकेडमी की। अक्ल की परवरिश के मराहिल में मादरी जबान का क्या किरदार है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और बलोचिस्तान में मसीही खातून असिस्टेंट कमिश्नर मारिया शमून होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफेरा फैज आज नेशनल म्यूजिक एकेडमी लेके जा रही है और वहाँ पे म्यूजिक लवर्स के लिए, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अच्छा गाना और मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की पहली बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनी एकेडमी में आई हूँ, जहाँ पर मौसीकी सिखाई जाती है। तो आइए इस एकेडमी का विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मौसीकी की क्लासेस किस तरह से दी जाती हैं। नाज़रीन, नेशनल म्यूजिक एकेडमी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैम रूम के बाहर, लेकिन अंदर यहाँ पर हो रही हैं वेस्टर्न वोकल्स की क्लासेस। तो अंदर चलते हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और सेशन भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से यहाँ पे क्लासेस ले रहे हो? आई थिंक इट्स बीन अ कपल ऑफ मंथ्स, आई थिंक 2 months। 2 महीने। ठीक है, तो क्या इम्प्रूवमेंट आई है? अच्छा, मैं असल में मेरे ना वोकल्स में एक मसला ये था कि मैं ना स्केल्स को भी मैच नहीं कर पाता था। ठीक है। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है मैं उस पे अपने वॉइस को मैच नहीं कर पाता था, लेकिन थैंक्स टू माय अमेजिंग टीचर वजाहत भाई, नाउ आई एम गेटिंग बेटर। ठीक है, तो अभी आपसे हम कुछ सुनते भी हैं, लेकिन हम चलते हैं इनके टीचर की जानिब, वजाहत बेग। और अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता तो मैं बताती चलूं, आइमा बेग जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर सिंगर हैं, उनके ये भाई हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और ये भी पूछेंगे इनसे कि आइमा को गाना सिखाने में इनका कितना हाथ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप देखें, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे ये बताएं कैसे एक्सपीरियंस है नेशनल म्यूजिक एकेडमी का? दिस इंस्टीट्यूट बेसिकली तो बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। लाइक यहाँ पर वो चीज़ें मैंने एक्चुअली आकर देखी हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि लाइक पाकिस्तान में हम लोगों को नहीं मिलती। अच्छा। मतलब कि ऐसा टैलेंट खास तौर पे, मतलब कि टैलेंट यहाँ पे जितना है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो बिल्कुल गुम था, मतलब कि बिल्कुल गायब था। ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसे टैलेंट को ऊपर लेकर आ रहा है। तो आपको कितना टाइम लगता है एक स्टूडेंट के अंदर से उसका रियल म्यूजिशियन बाहर निकालने में? ये इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट के वो किस तरह म्यूजिक को लेते हैं, ये उनकी सेंस पे डिपेंड करता होता है। बिल्कुल। तो वजाहत, आइमा आजकल पाकिस्तान में छाई हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह वो गाने गाती हैं। तो मुझे ये बताएं, उनको गाना सिखाने में आपका कितना हाथ था? हमने बेसिकली शुरू से हम दोनों बहन भाइयों ने ही स्टार्ट किया था सारा कुछ। मेरा एक्चुअली आयमा को सेंस देना लाइक म्यूज़िक की, वो माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस चीज़ में, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना वो चीज़ मैंने ही सिखाई है उनको। अच्छा, ठीक है। तो आज राज पता चल गया लोगों को कि आयमा बेग के पीछे है वजाहत। लोगों को ऑलरेडी पता है इस चीज़ का, लेकिन आपके थ्रू भी पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा वजाहत, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सेशन में एक बच्चा होता है या एक से ज़्यादा नहीं होते, इसकी कोई खास वजह क्या है? क्योंकि देखें ये म्यूज़िक है, इस म्यूज़िक में आपको अगर एट ए टाइम एक बंदे के ऊपर हम ध्यान देंगे तो तभी हम लोग प्रॉपरली उसको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो वजाहत, अभी आप लोगों का सेशन बड़ा जबरदस्त चल रहा था, तो छोटा सा एक क्लिप मुझे भी सुनवा दें। एंड वजाहत और व्यूअर्स, मुझे बड़ा मजा आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी मजा आया होगा। जी तो नाजरीन, इस वक्त जिस क्लास में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पियानो सिखाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं फुल सेटअप भी है, और ये एक बच्चा यहाँ पर पियानो की क्लास ले रहा है, इससे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माने अम्मा खान, ये है गाना में पहली नजर में कैसा जादू किया, तो ये बजा के दिखाओगे हमें? यस। चलो स्टार्ट करो।
थैंक यू सो मच। अब हम आपके टीचर से बात करें। ओके। चलें जी, अब इनके टीचर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे पियानो कब से सिखा रहे हैं? ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए हैं सिखाते हुए। और ये पीछे एक कोर्स आउटलाइन है पूरी पियानो क्लास की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें मेनली देखें जो आपकी साइन लैंग्वेज होती है, जो म्यूजिक नोटेशन है, उसको फॉलो करते हुए एक पूरी कोर्स है, उसको हम सिखाते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे आप कुछ सुना दें सुरीला सा। थैंक यू सो मच। और टाइटैनिक का ये सॉन्ग था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही था। चलें जी, तो यहाँ पर तो हमारा पियानो सेशन जो है वो हो चुका है। अब हम चलते हैं किसी नए कमरे में और कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ड्रम की क्लासेस हो रही हैं और यहाँ पर मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सबसे छोटी ये बच्ची है, इससे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामीन उमर है। रामीन, मुझे ये बताओ कब से सीख रहे हो ड्रम्स? मैं 1 ईयर से सीख रही हूँ। तो कितना अच्छा बजा लेते हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बजा लेते हो? तो बाकी जो आपके 2 क्लास फेलोज हैं उनको कंपटीशन दे दोगे टफ? दे दूंगी। हाँ भाई, दे देंगे, हमें तो कोई इशू ही नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? बाबर शकील। कितना अर्सा लग जाता है सीखने में? ये डिपेंड करता है बच्चों की एबिलिटी पे, उनके टैलेंट पे कि कौन कितना टैलेंटेड है। तो आप हमें कुछ सुना दें जरा। जी ठीक है, मैं भी सुना दूँ। और मैं भी जरा 2-3 बजा के देखती हूँ। जी आमीन। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ पर हो रही हैं ईस्टर्न वोकल्स की क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस हैं ये। यहाँ पे आपको कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा, तो ये फैसिलिटी आप अपने घर बैठ के भी ले सकते हैं। अब हम सर से जानते हैं क्या क्या सिखाते हैं ये। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अब एक बार फिर आपको नेशनल म्यूजिक एकेडमी लिए चलते हैं जहाँ पे उफैरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर, यहाँ पे ईस्टर्न वोकल्स की क्लासेस हो रही हैं? जी बिल्कुल, ईस्टर्न वोकल चल रहा है। और ये जो क्यूट सा बच्चा है जिसने हमें ज्वाइन किया हुआ है क्लास में, ये कहाँ से है? ये इनका नाम ईशान है और ये इज फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओह नाइस। ईशान कितने अरसे से सीख रहे हैं आपसे? ईशान को मेरे पास 3 मंथ, तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं मेरे पास। जो भी इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं एक म्यूजिक, प्रॉपर म्यूजिक लैंग्वेज के थ्रू सिखाते हैं। अच्छा, प्रॉपर लैंग्वेज होती है जो आप सिखाते हैं? जी बिल्कुल, उसमें म्यूजिक लैंग्वेज आती है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर मुल्क में वो लैंग्वेज राइज है। ठीक है। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हम म्यूजिक लैंग्वेज से हट के भी सिखाया जाता है। ठीक है। तो ईशान, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे ये बताओ, जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो कोई इशू तो नहीं आता? नहीं, बहुत अच्छा है। कुछ गुनगुना के तो सुनाओ, मैंने सुना है बड़ा अच्छा गाते हो। जबरदस्त, मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच ईशान। कितना अर्सा हो गया क्लासेस लेते थे? 5 months। तो कुछ बजा के सुनाओ यार। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो व्यूअर्स, ये थी गिटार सेशन की क्लास और अब हम चलते हैं और नेशनल म्यूजिक एकेडमी के डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं। आई
जी तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल म्यूजिक एकेडमी पाकिस्तान के डायरेक्टर हसन सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो नेशनल म्यूजिक एकेडमी है ये बनी कब थी और इसके फाउंडर कौन थे? ये कोई आज से कोई 5-6 साल पहले ये स्टार्ट की हमने। अच्छा। और फाउंडर जो हैं इसके हमारे दोस्त थे दुबई में, ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे वो, जेनी मैकलेनी। अच्छा। वो ही इसके फाउंडर बने हैं यहाँ पाकिस्तान आके। अच्छा, तो यानी उन्होंने आके यहाँ पे ये एकेडमी स्टार्ट की? बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करके हम यहाँ लाए थे। उनकी इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में नेशनल म्यूजिक एकेडमी यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे जो टीचर पाकिस्तान के हैं हमारे पास ऑलमोस्ट सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी और एनसीए से पढ़े हुए हैं सारे ही। तो टीचर्स को हायर करने का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है आप लोगों का? पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश उसको फ्रीक्वेंटली आती हो, क्योंकि उसको बाज़ दफ़ा ऑनलाइन होना पड़ता है हमारे ऑस्ट्रेलिया के कैंपस के साथ। अच्छा, तो यानी पाकिस्तान से बाहर भी क्लासेस हैं? हाँ जी, अमेरिका से, दुबई से, यूके से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस यहाँ लेते हैं हमारे पास, पूरी दुनिया से लेते हैं। नेशनल म्यूजिक एकेडमी के जो बच्चे हैं वो किस लेवल तक परफॉर्म कर चुके हैं? ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे। 3 साल हो गए हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए और हर दफ़ा हमने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया है। तो एनएमए जो है वो कोई अपने इवेंट्स भी करवाता है? एवरी मंथ इंस्ट्रूमेंट का अलग होता है। अच्छा। ईस्टर्न का अलग, वेस्टर्न का अलग। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है यहाँ पे तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? एडमिशन के लिए यहाँ से 3-4 साल से शुरू होती है एज बच्चे की। अच्छा। और 70 ईयर तक यहाँ पे जो हमारे पास लोग आते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स भी आपको नजर आए होंगे। उन बच्चों ने असल में हमें अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल। अगर उन बच्चों ने हमें अप्रिशिएट ना किया होता तो आज हमने ये एकेडमी बंद कर दी होती। म्यूजिक इंजीनियरिंग जो है वो भी यहाँ पे हम सिखाते हैं। अच्छा, डिग्री करा रहे हैं? डिग्री करा रहे हैं। कितने साल की डिग्री होती है? कोई ये 3 साल की है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब कुछ माइंड मैटर्स आपसे डिस्कस करते हैं और आज बात करते हैं मादरी ज़बान की कि जो अक्ल है इसकी परवरिश में आपकी जो माँ बोली है या मादरी ज़बान है इसका क्या किरदार है, ये कैसे उसमें मुआविन किरदार अदा करती है। आज के माइंड मैटर्स में इसी हवाले से बात हो रही है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मादरी ज़बानों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान में दिन मनाया गया, बहुत सारी जगहों पे सेमिनार्स हुए और इसकी अहमियत जो है उस पर अब बहुत सारे दानिशवर जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार रोशनी डाल रहे हैं कि अपनी ज़ुबान के साथ जुड़ना जो है वो क्यों अहम है और इसकी अहमियत जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से या अकली जो तरक्की है उसके हवाले से कितनी ज़रूरी है। इसके हवाले से हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहबा ने और डॉक्टर शाजिया साहबा से जो हम सवाल करेंगे बेसिकली मादरी ज़बानों को साइंसी नुक्ते नज़र से या साइंसी हवाले से क्या अहमियत हासिल है। ज़ुबान पढ़ाते पढ़ाते मेरे जहन में ये बात आई कि ज़ुबान ही बात समझने का सिर्फ एक मीडियम नहीं है। बात समझना और समझाना ये इससे थोड़ी सी आगे की बात है। ये उसके लिए फिर मैंने बाकायदा अपने लिए एक प्रोग्राम ढूंढा डेनमार्क में आउस यूनिवर्सिटी में। कॉग्निशन और सिमियोटिक का कॉम्बिनेशन था कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं, जिस भी चीज़ को हम समझते हैं वो समझते कैसे हैं। सिमियोटिक तो ज़ाहिर है हमें पता है कि साइन लैंग्वेज है, एक सिग्निफायर है, एक चीज़ को सिग्निफाई कर रहा होता है, लेकिन ब्रेन फंक्शंस उसके पीछे क्या होते हैं और उसका समझने का मकसद भी यही था कि उसको ज़ुबान के तनासुर में ख़ास तौर पे देखा जाए कि ज़ुबान का सीखने सिखाने का और समझने समझाने का अमल क्या है। प्लस में साथ में ही मेरी जो साथ में तजर्बा था वो ज़ुबान पढ़ाने का था। एक बच्चा जो कि हमारा अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बैकग्राउंड का है, जिसके वालिदैन शायद उस बैकग्राउंड के ना हों, जो कि हमने अपने सोशल बना लिए हुए हैं सेक्टर के, कौन अंग्रेजी बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, तो लेट्स से कि वो ना बोल सकते हों, तो उस बच्चे के लिए इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं है कि वो आपकी जो कमरा जमात में बैठा हुआ है लेकिन वो आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। उसमें तख्लीक तो फिर बहुत बाद की बात आ जाती है। आप जब एक बच्चा जो कि एक
अपने पीक टाइम पे होता है लर्निंग में। पहले 12-15 साल जितना कुछ आपने सीखना होता है आप सीख जाते हैं, और फिर आपने सुना होगा कि वो इतना डीप होता है कि ओल्ड एज में अगर आपको अल्जाइमर भी हो जाए, नसियान की बीमारी हो जाए, तो सब कुछ भूल जाता है, 15 साल से पीछे का नहीं भूलता, वो इतना डीप होता है। हम उन 15 सालों में बजाय इसके कि उसको लाइफ साइंसेज और लाइफ स्किल्स सिखाएं जो कि उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, हम उसको जुबान सिखाने पे लग जाते हैं। और जुबान भी हम उसको बॉटम अप अप्रोच से सिखाना शुरू कर देते हैं, टॉप डाउन से नहीं सिखाते। हम उसको सिखाना शुरू कर देते हैं कि आओ चलो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, और अब तुम्हारे पास विजडम या नॉलेज क्या है, तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, वो तो एक साइड पे रह जाएगी। तुम उसको फ्रेज कैसे कर रहे हो, तुम उसे कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उस पर इसका कितना असर होता है अगर हम एक बच्चे को मादरी ज़ुबान से अलग करते हैं। मादरी ज़ुबान से अलग करने का मतलब ये है कि अगर आपने 7 समंदर पार का कोई सिलेबस या इवन लिटरेचर भी पढ़ना शुरू करा, तो और लिटरेचर जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, उसके इर्द गिर्द जो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है और जो 7 समंदर पार का लिटरेचर है वो आपस में लगा ही नहीं खा रहे, क्योंकि डेफिनेटली इडियम्स भी डिफरेंट हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एक और पॉइंट ये आता है कि जो आपकी एक दानिश की नस्लों में आ रही होती है, ओरल विजडम जिसे हम कहते हैं, ओरल विजडम। आप अपने, मैंने देखा कि गांव में वो बच्चे जो अंग्रेजी बोलते हैं या इस तरह करते हैं, तो वो जो पिछली नस्ल है वो थोड़ी खौफजदा होकर तो साइड पे हो जाती है, ठीक है, कम्प्लेक्स में या जो भी है, लेकिन साइड पे हो जाती है। तो आपने बाकायदा उसको धागे काटना शुरू कर देते हैं, तो इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता होगा? बहुत शदीद फर्क पड़ता है। और फिर हम इसी तरह के फोरम्स पे बैठ के ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज जो है वो रिसर्चर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो नॉलेज क्रिएशन की जगह होनी चाहिए, नॉलेज ट्रांसफर जो है वो आपका कॉलेज लेवल तक हो जाना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ नॉलेज क्रिएट होनी चाहिए। तो हमारी यूनिवर्सिटीज नॉलेज क्रिएट क्यों नहीं कर रही? बाहर जाओ तो हमें ये कहा जाता है कि तुम लोगों के पास बंडल्स हैं शिमरी और ग्लिटरी डिग्रीज का, लेकिन सेट स्किल्स नहीं है। तो हम तुम्हारी डिग्रीज का क्या करें? हम किस उम्र में स्किल्स को सीखेंगे? एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक स्कूल की टीचर जो है वो पूछ रही हैं एक बच्चे से एक कायदे के ऊपर कि ये बताओ ये क्या है। उर्दू में पूछ रही हैं, अंग्रेजी में जवाब चाह रही हैं, और बच्चा पंजाबी में कह रहा है कि ए कीड़ी ये। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो वो यही पूछना चाह रही है ना कि ये तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमने अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किए हुए। मैं किस ऑब्जेक्टिव पे ये करिकुलम पढ़ाऊंगी और फिर उसे किस बात पे असेस करूंगी? तो अगर तो मैंने उसकी नॉलेज असेस करनी है तो लैंग्वेज मैटर नहीं